हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 किए थे। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सब कुछ पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी फील्ड में अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसे कैसे फाइंड करेंगे। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन्हीं डिफरेंस दो चीज़ में होता है। यहाँ हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स का अपना अलग पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क है वही उसका उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो ठीक ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट्स सपोज करते हैं, मान लिया पॉइंट ए पॉइंट बी दो पॉइंट्स हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो अपना पोटेंशियल होगा अलग अलग होगा। तो उनके पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है वही बोलेंगे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या कहेंगे कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क रिक्वायर्ड है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने फील्ड में मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए सपोज कर लिया और दूसरा पॉइंट बी सपोज कर लिया। ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल अगर बी ए मान लें और पॉइंट बी पोटेंशियल क्या होगा बी लिख दें, तो कोई चार्ज पार्टिकल जो होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल हमेशा हायर पोटेंशियल से लो की तरफ पास होता है। तो चार्ज मान लिया कितना है, क्यू कूलम का चार्ज है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हाई पोटेंशियल से लोअर की तरफ। जो पॉइंट ए है ये हाई पोटेंशियल पे है, पॉइंट बी क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तो क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं सिंबल फॉर्म में, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। मीनिंग क्या हुआ कि पोटेंशियल पॉइंट ए का अधिक है, पॉइंट बी का कम है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर चार्ज को फ्लो होना है, चार्ज को ले जाना है, तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है। सपोज क्या डब्ल्यू वर्क, तो जो डब्ल्यू जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है उसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वी ए माइनस बी बी क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, जो कि फिजिकल क्वांटिटी वही पोटेंशियल ही रहेगा। तो इस केस में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होगा वो यूनिट वही रहेगा जो पोटेंशियल का था, मतलब जूल पर कूलम। इसी को लिखते हैं वोल्ट में। तो इस टाइप से हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फील्ड लिया तो फील्ड दो पॉइंट्स लिए, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो होने में, चार्ज को पास होने में जो वर्क रिक्वायर्ड है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। यही चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो होने में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो हम लोग कर लेंगे वी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ वी ए क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और वी बी का वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑलवेज passes from higher potential to higher potential to lower potential चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पास होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब किसी पार्टिकल पर अप्लाई होता है जो कि चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज आप जानते हैं 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के अपोजिट मूव करता है कौन, नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा फील्ड के डायरेक्शन मूव करता है। तो चार्ज के भी हम कह सकते हैं कि 2 पोजीशन होते हैं, एक रेस्ट होता है और एक मोशन। चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन मोशन। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको चाहिए कि चार्ज मोशन में हो, मतलब उसमें कुछ जो है फील्ड चाहिए तभी मूव कर पाएगा, और बिना फील्ड के मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या करना था हमको कि जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप के मटेरियल में पास होगा। ये 3 टाइप होते हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो करंट किस में पास होगा, वो मटेरियल जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देगा उसे बोलेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर कई होंगे, बहुत से होते हैं उसमें, लेकिन सबकी अपना जो है अलग अलग कनेक्टिविटी होती है, तो उसी बेस पर उनका जो है करंट मिलता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज कहाँ से आता है, जो कंडक्टर्स हैं उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं कंडक्टर, और वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो करंट कहाँ पास होगा, सिर्फ कंडक्टर से पास होगा, इंसुलेटर में नहीं। तो करंट क्या होता है, किसी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम में, कितना चार्ज पास होगा 1 सेकंड में, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इसको बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर Q कूलाम का चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू t सेकंड तक पास हो तो करंट वैल्यू क्या होगी, तो रेट बताएगा, रेट ऑफ चार्ज क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इफ Q कूलाम ऑफ चार्ज। क्या मान लिया कि Q कूलाम चार्ज जो है किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है t सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू Q/T। तो I इक्वल टू Q/T क्या है, ये बताएगा फार्मूला इसके लिए, करंट के लिए। यहाँ लिख सकते हैं वेयर, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, चार्ज Q है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम होगा, इसको कूलाम लिख देंगे, और टाइम का सेकंड होगा तो कूलाम पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। इस कूलाम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा, या कूलाम पर सेकंड लिख सकते हैं इसको। तो इस टाइप से फार्मूला मिलता है किसी करंट का। अगर इसी में हम लोग करंट को और जो I/Q/T है, तीनों का जो रिलेशन है उसको हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और Q इक्वल टू I/T भी लिख सकते हैं। वैल्यू वही रहेगी, अगर हम चार्ज निकालना है, करंट और टाइम मालूम है, तो हम लोग Q इक्वल टू I/T से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करंट क्या हो गया, एक तरह से फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन कितना पास होता है, एक मान लिया गया यूनिट सेकंड में कितना चार्ज पास हो उसको करंट कहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो अगर हम टाइम को मान लें कि 1 सेकंड है और करंट को भी मान लें 1 सेकंड, तो इसी फार्मूले से, और दूसरा फार्मूला था Q इक्वल टू NE। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इक्वल टू NE होता है, जहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उस फार्मूले से जो Q इक्वल टू NE था उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सिंस Q इक्वल टू NE, देयरफॉर Q इक्वल टू IT आल्सो, IT इक्वल टू NE, और N इक्वल टू क्या होगा, IT अपॉन E हो जाएगा। अब अगर हमको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, एक कंडीशन अप्लाई कर लें, क्या
इफ आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर, एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड ई मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव भी होता है, हम लोग यहाँ पर खाली इसके न्यूमरिकल वैल्यू लेंगे। जो नेगेटिव साइन होता है पॉजिटिव, उसका नेचर बताता है। तो यहाँ पर क्या लेना है, हमको पॉजिटिव रखना है इसको। इसका मीनिंग प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का वैल्यू है वो लिखा गया है मैग्नीट्यूड में है। तो इन वैल्यूज को यहाँ रखें तो क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू आई मीन्स 1, टी मीन्स 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1.6 का पॉइंट हटाया 0 हो जाएगा, और 10⁻⁹ इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर हो जाएगा प्लस 19। n इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 इंटू 10 पावर 18, एक जीरो हमने यहाँ 19 से लेकर यहाँ पर 100 बना लिया। ये हो गया अपॉन 16, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, ये 6.25 आएगा कैंसिल करने पर। n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडीशन क्या था कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर करंट पास होता है तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, ये इसकी वैल्यू मिल गई। n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 सेकंड में, अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पीयर पास होता है किसी कंडक्टर के थ्रू। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट में चार्ज का फ्लो है। और क्या है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन वही होता है जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस डायरेक्शन में करंट पास होता है उसके जस्ट अपोजिट पास होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पास होता है। या कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इसको 3 पॉइंट्स लिख दिया। फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट क्या, द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक कंडक्टर दिखा दें ऐसे, ये कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे। तब जब इसके दोनों एंड्स के बीच में यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेल लगा देते हैं। ये सेल हो गया, और एक स्विच लगा दिया, एक स्विच को ऑन किया तो करंट पास होगा I एम्पियर का। ये कंडक्टर मान लो AB है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या करंट पास होंगे। तो करंट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे पास होगा, और करंट जो I है वो ऐसे पास होगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से देखते हैं कि जो कंडक्टर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक V वोल्ट का पोटेंशियल का सेल अप्लाई कर दिया, स्विच को ऑन किया तो करंट पास होता है। तो करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है। अगर चार्ज यहाँ पॉजिटिव दिखाते हैं कि चार्ज पॉजिटिव पास हो रहा है इस टाइप से, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो या करंट का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है करंट। ये इसके पॉइंट्स हो गए। करंट जो होता है, करंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज और स्केलर क्वांटिटी
जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। मीनिंग क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, करंट वैल्यू कितनी होगी, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में होगा उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक वायर है ऐसे और एक इधर दिखा दिया, ये इसको मान लिया ए, एक जंक्शन मान लिया ओ होगा, इसको हमने सपोज किया कि ये 6 एम्पियर करंट है और यहाँ से आता है 8 एम्पियर करंट। तो 6 + 8 यहाँ ज्वाइन हो जाएगा और इधर मिलेगा आपको 14 एम्पियर करंट मिलेगा। तो ये क्या होता है? एक एल्जेब्रिक सम होता है। 6 + 8 किया तो एल्जेब्रिक मिला, तो एल्जेब्रिक सम क्या मिलता है? प्रैक्टिकली हमको 14 मिलता है। ये वेक्टर का जो एडिशन रूल है उसको फॉलो नहीं करता। अगर ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो करता तो इसकी वैल्यू क्या मिलती? 10 मिलती। तो ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या मानते हैं कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस कंडक्टर में पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या था? जैसे कि जिस टाइम पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस टाइम पर टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, उस टाइम पर टेम्परेचर के अलावा जो कंडक्टर यूज़ किया है उसमें कंडक्टर की फिजिकल स्टेट मतलब उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, उसकी जो फिजिकल स्टेट है उस टाइम पर उसको चेंज ना किया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो उस टाइम पर जो कंडक्टर के दोनों एंड्स हैं उनके बीच जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उस कंडक्टर के थ्रू पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे मान लें, ये कंडक्टर बनाते हैं, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हमने क्या किया? एक बैटरी ज्वाइन किया V वोल्ट का और यहाँ पर एक की लगा दिया, ज्वाइन कर दिया हमने इसको कनेक्टिंग वायर से, की को ऑन किया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ से करंट पास होगा। तो कितना करंट पास होगा? मान लें करंट I एम्पियर पास होगा। ये करंट यहाँ से सर्कुलेट होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इधर पास होंगे करंट के अगेंस्ट। इसकी लेंथ मान लिया L होगा, L लेंथ का एक आपने कंडक्टर यूज किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे पेन है तो इस पेन का जो एरिया है दो टाइप का होगा। एक एरिया होगा जैसे पेन क्या है, एक सिलेंडर है, तो इसका जो इधर का एरिया इस टाइप से होगा, ऐसे बोलेंगे कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये चारों तरफ हो गया। और इसके जो फ्रंट है ये इसको बोलेंगे, जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसको थिकनेस को बताएगा कि इसकी मोटाई कितनी, क्या थिकनेस है। तो थिकनेस और लेंथ को चेंज ना किया जाए और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर सेम रखा जाए, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। यहाँ करंट क्या पास किया है? I एम्पियर करंट पास किया। तो करंट जो होता है और वोल्टेज में ये रिलेशन होता है, क्या बताया कि जो वोल्टेज होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सोर्स का, जो पोटेंशियल डिफरेंस करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू, जब इस साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट R से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह V इक्वल टू RI, या इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू V/I। तो अगर R को डिफाइन करना है तो ऐसे क्या होता है कि R क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। तो R इक्वल टू V/I,
जहाँ पर आर क्या है, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, this constant is known as electric resistance. Its SI unit is ओम। इसका सिंबल इस टाइप बनाते हैं, इसका ओम का सिंबल है। तो करंट जो पास होगा आई एम्पियर का, वी वोल्ट की बैटरी यहाँ पर अप्लाई किया गया, तो आर क्या मिलता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई मिलेगा। ये फार्मूला हो गया। इसका जो रेजिस्टेंस है इसको क्या लिखेंगे, ओम में लिखेंगे, इसका ओम यूनिट होगा। इसका मीनिंग क्या था कि जो रेजिस्टेंस होता है ये करंट, या ऐसे कह लीजिए कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो करने में एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है कि चार्ज कम से कम फ्लो हो, उसको फ्लो करने में रोकता है, एक रुकावट है ये। तो हर एक कंडक्टर का, जितने कंडक्टर होंगे सबका अपना जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, सबका सेम नहीं होता। हाँ, रेजिस्टेंस वाइज ये कांस्टेंट होता है। जैसे हमने कहा कि आयरन है, कापर है, तो आयरन का अपना रेजिस्टेंस अलग होगा और कापर का अपना अलग होगा। हाँ, आयरन जो कापर की वैल्यू हो कापर के लिए कांस्टेंट होगा, जो आयरन की वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो रेजिस्टेंस के लिए, उसकी मतलब आयरन के लिए कांस्टेंट होगा। तो कंडक्टर वाइज जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है कि कांस्टेंट होती है, ये सबका सेम नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है लेकिन कंडक्टर वाइज अलग अलग होता है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अगर वी और आई दिया है तो। ओम्स लॉ में पोटेंशियल वी और करंट आई में जो रिलेशन था कि वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फार्मूला था। इसमें अगर पोटेंशियल वी और आई में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल को हम लोग एक्सिस एक्स के अलॉन्ग दिखाते हैं और करंट को एक्सिस वाई के अलॉन्ग दिखाएं, तो वी आई ग्राफ मिलता है। जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मीनिंग क्या था कि जिस रेशियो में पोटेंशियल बढ़ेगा उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो करंट डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिक्रीज किया तो करंट डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो करंट डिक्रीज करता है। जैसे हमने कहा कि इस लाइन पर कोई दो पॉइंट सपोज कर लें, तो दोनों पॉइंट्स से अगर पोटेंशियल के एक्सिस पर और करंट के एक्सिस पर क्या करें, ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर एक्सिस को कट करते हैं उसकी वैल्यू बताएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है वो सेम मिलता है। उन पॉइंट्स को अगर लोग ज्वाइन करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या मिलता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं ओमिक सर्किट। ये क्या है, ये भी जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होगा, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता। ये क्या है, ओनली फॉर मेटल्स, यहाँ लिख दे रहे हैं मेटल। सर्किट कैसा होगा, इसे बोलते हैं ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट मीनिंग क्या था कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे बोलते हैं कि वो नॉन ओमिक सर्किट है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ग्राफ बिटवीन पी एंड आई, पोटेंशियल और करंट के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि इंक्लाइंड है, किधर, विथ एक्स एक्सिस। ये एक्सिस एक्स मानते हैं हम लोग, इसको वाई मानते हैं। यहाँ पर एक्सिस एक्स के अलावा वी दिखा दिया है और वाई के अलावा आई दिखा दिया है। तो ये कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, इसके साथ में ये इसका स्लोप बताएगा। ये इंक्लाइंड होगा वी एक्सिस के अलावा। दूसरा, द रेशियो ऑफ वी एंड आई, वी पोटेंशियल और करंट आई का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस
आर कहते थे। थर्ड पॉइंट था द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, जो स्लोप है वी आई ग्राफ का, ये स्लोप ही बताता है रेजिस्टेंस कंडक्टर का, जो कि एक कांस्टेंट फिजिकल स्टेट में होगा, तब ये रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। अगर इसका फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप से वी आई ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स, जो मेटल्स हैं उनके लिए ही, ये मेटलिक कंडक्टर के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर लिखता है फॉर मेटलिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ओमिक सर्किट। जो फॉलो नहीं करते हैं उनका ग्राफ क्या मिलता है, वो कर्व होता है। जैसे हम कहें कि एक ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, इधर बी दिखा दिया और इधर आई शो कर दिया, ये ओरिजिन हो गया। तो ग्राफ अगर नॉन ओमिक है तो कुछ ऐसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व होगा। जैसे कि टॉर्च बल्ब, टॉर्च बल्ब एक नॉन ओमिक सर्किट होगा। ये क्या होगा, ये नॉन ओमिक सर्किट। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक कर्व होगा। और ग्राफ का जो पोर्शन स्ट्रेट होगा उस पार्ट तक जो सर्किट है वो ओमिक होगी, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और उस पार्ट में अगर हम लोग 2 पॉइंट सपोज कर लें पोटेंशियल के लिए और करंट के लिए, तो जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो मिलेगा उसे बोलते हैं जो रेजिस्टेंस है। और ऐसे रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो ग्राफ का पोर्शन स्ट्रेट था वो स्मॉल पार्ट होगा, उसमें वोल्टेज और करंट का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस स्मॉलेस्ट होगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लिख सकते हैं ऐसे, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा आई क्या होंगे, दोनों की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, कम से कम होता है। तो उस कंडीशन में जो फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, तो रेजिस्टेंस कहेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये वेरी करता रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो इस टाइप से इनका वी आई ग्राफ था, इसको एक्सप्लेन किया। अगर इसे ग्राफ पर देखें कि हमें अगर दिखाना है कि कैसे वेरी करता है, तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि ग्राफ पे 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं ऐसे, एक पॉइंट यहाँ मान लें कि ए हो गया, इस पॉइंट से हम यहाँ पर प्लॉट कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये परपेंडिकुलर जहाँ कट करता है पोटेंशियल को, इसको मान लें V1 है, इसको मान लें कि जब वोल्टेज V1 है तो करंट क्या है, I1 है। और ऐसे ही सेकेंड पॉइंट पे मार्क कर दें यहाँ से, तो जहाँ कट करेगा ग्राफ को, इसको मान लिया पॉइंट बी हो गया। तो पॉइंट बी से अगर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर ऐसे, तो वोल्टेज एक्सिस को कहीं कट करेगा, ये भी जहाँ कट किया इसको मान लिया कि ये हो गया V2। तो अगर हम चाहें तो इसमें करंट का डिफरेंस, इसको मान लिया I2 है। तो जब करंट I1 है, वोल्टेज V1 है, करंट I2 है तो वोल्टेज V2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो R है, R क्या है इस कंडीशन में, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब वोल्टेज OV1 था तो करंट OI1 था, जब वोल्टेज OV2 हो गया तो करंट OI2 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि V1 से V2 हुआ, मतलब वोल्टेज इंक्रीज किया, तो करंट I1 से I2 हुआ, करंट भी इंक्रीज किया। ऐसे ही अगर यहाँ V3 लेंगे तो करंट यहाँ मिलेगा, I3 मिल जाएगा। रीज़न क्या था कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें, चेक करना चाहें लैब में, तो वहाँ पर हम लोग लैब में इसको वेरीफाई भी करते हैं, वोल्टमीटर और अमीटर। करंट को हम लोग जिस ऑपरेटर से मेजर करते हैं उसे बोलते हैं अमीटर,
और जिस ऑपरेटर से मेजर करते हैं वोल्टेज को उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों का हम लोग रेशियो देखते हैं, फाइंड करते हैं, तो क्या मिलता है रीडिंग का रेशियो, वो कांस्टेंट मिलता है। और उसी कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इसको फिजिक्स लैब में आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ओम्स लॉ को हम लोग डिफाइन किए, आर फाइंड किया, आर इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा I, चेंज इन वोल्टेज अपान चेंज इन करेंट। अब इसको इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि ये था किसके लिए, जो ये लिखा था यहाँ पर, ये इसके लिए है जो कि सर्किट नॉन ओमिक है, इसीलिए इसको कहा गया डायनेमिक रेजिस्टेंस। और ये मैंने लिखा है इसके लिए, जो कि सर्किट क्या है, ओमिक है। ये क्या है, ओमिक सर्किट है। तो इस टाइप से ओम्स लॉ को डिफाइन किया। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग देखिए, टॉपिक वाइज इसको समझिए ठीक से, सीरियसली, और इसको देखने के बाद में आप लोग नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज बुक में दिए होंगे उनको आप अटेंड करिए। और इस चैनल को अगर आप समझ पाए हैं, देखें समझ में आता है ठीक से, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि आप खुद पढ़ें और आपकी वजह से आपके द्वारा दूसरे लोग भी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग काफ़ी कुछ कामयाब होंगे, इसलिए आप लोग शेयरिंग जरूर करें, सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक फॉर टुडे।